गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारी सामाजिक विज्ञान जिसमें हम आपको मैपिंग वाली सीरीज पढ़ा रहे हैं, आज किसी कारणवश यानी कि यूं कहूं तो आज तेज बारिश के कारण आपकी जो क्लास 12 बजे होती है वो समय से नहीं हो पाई। इस समय बड़ा ही तेज बारिश, भयानक बारिश इस समय यहाँ पर हो रही है। मैं तो बेटा बड़ा मुश्किल से आ पाया हूँ, स्टूडियो तक पहुंच पाया हूँ, इसलिए आपकी ये क्लास थोड़ी 1 घंटे डिले हो गई है। कोई बात नहीं, हमने क्लास प्रारंभ कर दी है, चाहे 1 घंटे की लेट हो, चाहे 1.5 घंटे की। हमें क्लास लेनी है, आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सभी बच्चों का स्वागत है आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम देखेंगे भारत के बंदरगाह के बारे में। भारत के बंदरगाह के बारे में आज हम इस क्लास के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, बंदरगाह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का जितना भी व्यापार होता है, जितना भी बड़ा व्यापार होता है, वो बंदरगाह के माध्यम से होता है। और शायद आप जानते भी होंगे बंदरगाह किसको कहते हैं। इन सभी पहलुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे और हमारी इस 30 मिनट की क्लास में हम आपको आज ऐसी जानकारी देंगे जो इससे पहले आपको जानकारी ये नहीं रही होगी। बंदरगाह, ध्यान रखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, नाम सुना होगा बंदरगाह का। आज हम समझेंगे भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं और कितने छोटे छोटे बंदरगाह हैं, बंदरगाह का काम क्या होता है, वो किस लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्या यूज है बंदरगाह का, भारत के कौन कौन से राज्य में बंदरगाह देखने को आपको मिलेंगे। सभी बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। शेखर सैनी जी, राम राम बेटा, राम राम। गणेश, जय हिंद बेटा, जय हिंद। चंद्रवीर सिंह, गुड आफ्टरनून। सोनी सिंह, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। सभी बच्चों को प्रणाम, सभी बच्चों को नमस्कार, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जल्दी से जल्दी आ जाइए, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल पाए। बबीता देवी, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करते रहें और इसको शेयर करते रहें। सर हमारे यहाँ नहीं बरस रहा है, धूप है। कोई बात नहीं लेट बेटा, यहाँ दिल्ली में तो बहुत भयानक, कहते हैं ना, बहुत तेज बारिश जो होती है वही वाली बारिश है। गुड आफ्टरनून, बिल्कुल दीक्षा तिवारी, गुड आफ्टरनून। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल, पीयूष वर्मा जी, सर कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम भारत के बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बंदरगाह के बारे में हम पढ़ेंगे आज। आप शायद जानते होंगे ये बंदरगाह क्या होता है, जानते होंगे, इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आज सीख लीजिए। देखिए, जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन देखा है। रेलवे स्टेशन क्या काम करता है? यात्रियों को ढोने का काम करता है। यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम सा होता है, उसको हम रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि ट्रेनें वहां ठहरती हैं, सवारी उतरती हैं और साथ ही साथ जो सामान होता है, जो मालगाड़ियां ढोती हैं, वहां से सामान को रेलवे स्टेशन के जरिए से ट्रेन में लादा जाता है। ऐसे ही हमारे जो बंदरगाह होते हैं, जो हमारा व्यापार समुद्री रास्ते से होता है और अधिकतर हमारा भारत का जो बड़ा व्यापार है वो समुद्री रास्ते से ही होता है। अब होगा क्या, वहां पानी के जहाज वगैरह आएंगे जाएंगे तो उनके लिए एक स्टेशन सा बना दिया जाता है। वहां पर उस तट पर उसको हम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। यानी कि जहाज आएगा, जहाज से सामान उतरेगा, या जहाज जाएगा तो जहाज में सामान लादा जाएगा। तो ये सभी बातें बंदरगाह के रूप में देखी जाती हैं, उसी को हम लोग बंदरगाह के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइक ठोक दिया, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, चलिए। सुंदर, गुजरात में लोथल बंदरगाह। बेटा ये तो आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हो, लोथल बंदरगाह। अब लोथल बंदरगाह नहीं है गुजरात में, अब तो कांडला बंदरगाह है। लोथल बंदरगाह वो उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस समय उसको बोला जाता था। हाँ बिल्कुल, विक्रम श्रीवास्तव, सादर प्रणाम, बिल्कुल। चलिए, अंशिका शुक्ला, सॉरी सर आई हैव ए बिट लेट। कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, सब कुछ चलता है। चलिए, तो देखिए बंदरगाह का काम क्या होता है। बंदरगाह का काम होता है कि जितना भी भारत का समुद्री रास्ते से व्यापार होगा, अब व्यापार ऐसी थोड़ी हो जाएगा कि ये ऐसा पत्थर उठाया, ये फेंक दिया, व्यापार हो गया। या हमारे यहाँ से कोई चीज जानी है या कोई चीज कोई देश लेके जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि अपनी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में आया और बैठ के उसको ले गया, नहीं। उसके लिए क्या होता है, जहाज होते हैं बाकायदा पानी के जहाज, वो समुद्र के रास्ते कहाँ कैसे जाते हैं, जिस देश में जाना होगा वो समुद्र के रास्ते जाते हैं, या यहाँ से जाना होगा तो यहाँ जाते हैं। अब ये बंदरगाह से मान के चलिए कोई जहाज आ रहा है, तो जहाज आएगा तो वो रुकेगा भी तो सही। जैसे कोई ट्रेन आती है, ट्रेन लेके आई, आपका क्या लेके आई, कोयला लेके आई।
तो एक ऐसा स्थान होगा जहां उस ट्रेन में कोयला भरा जाता होगा और एक ऐसा स्थान होगा जहां ट्रेन से उस कोयले को उतारा जाता होगा। ऐसे ही सेम बंदरगाह होता है, व्यापारिक जो चीजें आती हैं वहां से उसको लादने का। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम प्रारंभ करते हैं। भारत में हैं कितने बंदरगाह? कितने बंदरगाह हैं? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भारत का जो बिजनेस है वो बंदरगाहों से ही ज्यादा होता है। देखिए, भारत में अब आप सुनोगे ना बंदरगाह कितने हैं। भारत में टोटल बंदरगाह तो वैसे बेटा बेटा 200 से ज्यादा हैं, लेकिन जो मुख्य बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह हैं, उनकी संख्या है 13। 13 बंदरगाह हैं भारत में बड़े। 13 बंदरगाह हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। 13 बंदरगाह हैं बड़े जो हमें ध्यान में रखने हैं। और आप एक चीज ध्यान रखिए, सर छोटे कितने हैं? 200 के आसपास छोटे बंदरगाह की संख्या है 2 से, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमें बड़े बड़े बंदरगाहों के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सर थोड़ा जूम कर लीजिए बेटा, ये जूम बूम नहीं होता जहां तक मुझे पता है, इधर उधर हट जाएगा, ये जूम नहीं होगा। ये लो, ये तो भाग भी गया, कलर भी फीका पड़ गया। हाँ ठीक है, तो भारत में 13 बंदरगाह हैं। आप एक चीज देख पा रहे हो इस मैप में, देखिए बंदरगाह वही होगा जो राज्य समुद्र तट से लगा होगा, जिसकी सीमा समुद्र तट से लगी होगी उसी राज्य में बंदरगाह देखने को मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस है, इसको तो आप जानते होंगे। आप देखिए, क्या उत्तर प्रदेश में कोई बंदरगाह देखने को मिल जाएगा आपको? आप कहोगे सर नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो है सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई है। क्या दिल्ली में मिल जाएगा आपको कोई बंदरगाह देखने को? नहीं। क्या पंजाब में मिल जाएगा? क्या हरियाणा में मिल जाएगा? क्या आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह में मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस वाले इलाके में आपको कोई भी बंदरगाह देखने को नहीं मिलेगा। ये जो उत्तर भारत वाला है या उत्तर पश्चिम भारत वाला है, यहां पर आपको कोई बंदरगाह देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इन राज्यों की सीमाएं समुद्र से नहीं लगती हैं। तो कहने का मतलब बंदरगाह भी नहीं होगा। अब बंदरगाह कहां होगा? भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से जिनकी सीमा लगती है, उन्हीं राज्यों में बंदरगाह देखने को हमें मिलेंगे। अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं, बताता हूं मैं, जो समुद्र से जिनकी सीमा लगती है। एक तो आपका हो गया गुजरात, गिनते जाना, एक हो गया। उसके बाद हो गया मुंबई 2, उसके बाद गोवा 3, उसके बाद कर्नाटका 4, उसके बाद कर्नाटक हो गया, उसके बाद केरल 5, उसके बाद तमिलनाडु 6, उसके बाद आंध्र प्रदेश 7, उसके बाद उड़ीसा 8 और उसके बाद पश्चिम बंगाल 9। यानी 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। तो आप कह सकते हो इन्हीं 9 राज्यों में आपके बंदरगाह देखने को मिलेंगे। ठीक, इतना आप पता कर लिए होंगे। हाँ, मैंटिक्यूज भी लाएंगे बेटा, पहले देख तो लो, सही से समझ तो लो। मैंटिक्यूज भी हम आपको दे देंगे, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि सर बंदरगाह कहाँ मिलेंगे? जिन राज्यों की सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं, सिर्फ उन्हीं राज्यों में आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा भूगोल में, आपने पढ़ा होगा पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ये कौन सा तट है बेटा? ये वाला कौन सा तट है? ये पश्चिमी तट है। ये कौन सा तट है? पश्चिमी तट है। और ये कौन सा तट है सर? पूर्वी तट है। इसके बारे में तो मैं कई बार बता चुका हूं। ये कौन सा तट है? पूर्वी तट है। और ये कौन सा तट है? पश्चिमी। यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। यहां पर बंगाल की खाड़ी। और यहां पर क्या है बेटा? इधर देखोगे आप पश्चिमी तट पर तो ये अरब सागर है। इधर आपको अरब सागर देखने को मिल जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सर मैप में लाइन कौन सी है मतलब? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। मनोज कुमार चौरसिया, गुड आफ्टरनून। ये आपको पश्चिमी तट देखने को मिल जाएगा, ये आपको पूर्वी तट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसकी खूबसूरती, 6 बड़े बंदरगाह पूर्वी तट पर हैं, 6 बड़े बंदरगाह पूर्वी तट पर हैं और 6 बड़े बंदरगाह पश्चिमी तट पर हैं। यानी 6 बंदरगाह हमारे बड़े पूर्वी तट पर हैं और 6 बंदरगाह हमारे पश्चिमी तट पर हैं और एक है यहां पर अंडमान निकोबार में। 13 हो गए, हमने 13 बताए थे आपको कि बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं भारत में उनकी संख्या 13 है। 6 पूर्वी तट पर और 6 हमारे पश्चिमी तट पर और एक हमारा अंडमान निकोबार में। 13 बंदरगाह हो गए। हम उसको अब लोकेशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहां है, उसकी क्या खासियत है। चलिए
6 इधर है बेटा, 6 इधर हैं और एक अंडमान निकोबार में। चलिए अब हम देखते हैं एक एक बंदरगाह को, कौन सा बंदरगाह कहां पड़ता है। चलिए देखना जरा, इसलिए तो मैं कहता हूं मैप ले लीजिए, अगर कभी कभार हो जाए साफ दिखाई ना दे बोर्ड पे तो आपको मैप में अपने पास रख के देखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर ये गुजरात है, देख लिया होगा आपने, कौन सा है बेटा, ये गुजरात राज्य है। आप मैंने भारत का मैप बताया था, ये राज्य कौन सा है, पश्चिमी गुजरात। इस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, लेकिन इसका नाम बदल के हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से रख दिया है। तो जो कांडला बंदरगाह है ये कहां पर देखने को मिलेगा आपको, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में। कांडला बंदरगाह जो है ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा और इसका नाम हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम रख दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह का ही नया नाम है। जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, ऐसे ही यहाँ पर कांडला बंदरगाह का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया है। हाँ सोनी सिंह, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो पहला कौन सा हो गया, कांडला बंदरगाह, जिसको हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। किस राज्य में है, गुजरात में। अब आप मुझे बताइए, गुजरात राज्य में है, इस बंदरगाह से क्या काम होता होगा। गुजरात में जैसे कि उर्वरक वगैरह हो गए, पेट्रोलियम वगैरह हो गया हो जाएगी बेटा। तो इससे क्या होता है, गुजरात में जो कच्चा माल है जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया या केमिकल वगैरह हो गए या उर्वरक वगैरह हो गए, यहां से इसका बिजनेस किया जाता है, यहां से सामान भेजा जाता है और सामान लाया भी जाता होगा इस कांडला बंदरगाह के माध्यम से। तो कहां पर पड़ता है, गुजरात में। बहुत अच्छे। दूसरा बंदरगाह है बेटा, दूसरा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। कौन सा, मुंबई में 2 बंदरगाह हैं। हमारी जो आर्थिक राजधानी, जिसको हम लोग आर्थिक राजधानी बोलते हैं, मुंबई, मुंबई में 2 बंदरगाह हैं और दोनों ही बंदरगाह बड़े ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, इसलिए इनको आप याद रखिए। एक का नाम है बेटा मुंबई बंदरगाह, एक का नाम है मुंबई बंदरगाह, मुंबई के नाम से जाना जाता है। नाम से ही आप पता कर लोगे कि ये कहां पर होगा, मुंबई बंदरगाह मतलब मुंबई में होगा। और एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई में ये 2 बंदरगाह हैं। ध्यान रखिए, भारत में जितने भी बंदरगाह हैं उन सब में सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। जितने भी भारत में बंदरगाह हैं इनमें सबसे बड़ा जो बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरा बंदरगाह बनाया जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से हम लोग जानते हैं। क्यों, क्योंकि जो मुंबई बंदरगाह है बहुत बड़ा है, तो अब इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको सहायता देने के लिए एक और बंदरगाह बना दिया गया जिसको हम पंडित नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही बंदरगाह आपके मुंबई में देखने को मिलेंगे। पहला कांडला गुजरात में, दूसरा मुंबई में और तीसरा पंडित नेहरू वाला भी मुंबई में। 3 हो गए मुंबई में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों के दोनों बंदरगाह बेटा आपको मुंबई में देखने को मिल जाएंगे। ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये कहां पर है, मुंबई में। चलिए एक पड़ता है यहां पर मरमेगांव करके, मरमेगांव करके पड़ता है, ये पड़ता है गोवा में। कहां पर पड़ता है, गोवा में। ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ लीजिए, मारमेगांव करके पड़ता है, मारमेगांव करके पड़ता है एक बंदरगाह गोवा राज्य में। कहां पर, गोवा राज्य में पड़ता है ये मारमेगांव करके बंदरगाह, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद एक और पड़ता है मंगलौर। कौन सा, मंगलौर। मंगलौर पड़ता है बेटा ये कर्नाटक में, मंगलौर बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह। ये कहां पर पड़ता है बेटा, कर्नाटक में। कहां पर, कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक की सीमा भी तो समुद्र से लगी हुई है, तो ये बंदरगाह पड़ता है आपका कर्नाटक में, मंगलौर बंदरगाह। सर समझ नहीं आ रहा, अरे क्या है यार इसमें समझने में, मैप में देखते जाना है और लिखते जाना है। एक और बंदरगाह है पश्चिमी तट पर, कोच्चि बंदरगाह। कौन सा, कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह कहां है, केरल में। ये कौन सा तट है, मालाबार तट है कि नहीं, केरल राज्य है। कोच्चि कहां पर है, केरल में। कोच्चि कहां पर है, केरल में। कोच्चि बंदरगाह कहां पर है,
केरल में, ध्यान रखिएगा। हाँ, मंगलौर बंदरगाह। कार्य सर बताओ। अच्छा चलिए, हाँ अच्छा, जो कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह के जरिए से क्या होता होगा, मसाले का, इन सभी का व्यापार होता होगा, क्योंकि केरल मसालों के लिए जाना जाता है। जो कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह से मसालों का व्यापार होता है, इसके जरिए से मसाले उधर भेजे जाते हैं, या और जो सामान है उसको इधर लाया जाता है, जिसको आयात निर्यात बोलते हो ना, कि किसी वस्तु का आयात हो रहा है, किसी वस्तु का निर्यात हो रहा है। तो आयात का मतलब है जो हमारे देश में आता है, और निर्यात का मतलब है जो हमारे देश में जाता है। कोच्चि केरल में है, तो कोच्चि केरल के जरिए से क्या होता है, मसालों का व्यापार होता है। ध्यान रख लो थोड़ा बहुत आप, ठीक। चलिए, उसके बाद ये पश्चिमी तट खत्म हो गया हमारा, अब पूर्वी तट पर आ जाइए। तो यहाँ पर सबसे नीचे पड़ता है तूतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा, तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कौन सा, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक और बंदरगाह पड़ता है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा, चेन्नई बंदरगाह, जो आपका चेन्नई में है। नाम से ही आप इसको याद रख लोगे, ज्यादा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल। कितने बंदरगाह हैं भारत में, 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 के करीब छोटे छोटे बंदरगाह हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ये कौन सा है, तूतीकोरिन। देखिए, पश्चिमी तट वाले हम पढ़ चुके हैं, अब पूर्वी तट वाले देख रहे हैं। दूसरा कौन सा है, चेन्नई वाला। तीसरा देखोगे विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये क्या है, ये कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ये कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये विशाखापत्तनम, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह पड़ता है, जिसको हम विशाखापत्तनम के नाम से जानते हैं, सबसे गहरा है। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है हमारा मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। और ये जो चेन्नई वाला बंदरगाह है, ये सबसे पुराना बंदरगाह है। जो चेन्नई वाला बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह है। ये कृत्रिम मतलब बनाया गया, आर्टिफिशियल। हाँ बिल्कुल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये वहां का बंदरगाह है। ठीक, उसके बाद देखोगे पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह पड़ता है बेटा आपका उड़ीसा में। कहां पर, उड़ीसा राज्य में पड़ता है आपका पारादीप बंदरगाह। अब देखिए, आप वैसे ही देख लीजिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना। उड़ीसा वाले बंदरगाह से क्या होता होगा, यहाँ पर जितने भी खनिज वगैरह हैं, लोहा वगैरह है, इसका क्या किया जाता होगा, निर्यात किया जाता है जापान के लिए। जापान को भेजा जाता है लोहा वगैरह, कोयला वगैरह। इस किसके जरिए से, जो पारादीप बंदरगाह है इसके जरिए से जो जापान है उसको जो है कच्चा माल भेजा जाता है, लोहा वगैरह हो गया, कोयला वगैरह हो गया, समुद्री रास्ते के जरिए से। चीन के साथ भी व्यापार होता है भाई, व्यापार होगा, सब देशों के साथ व्यापार होगा तो समुद्री रास्तों के जरिए से होगा। हाँ बिल्कुल, और पुराना चेन्नई में है। हाँ, चेन्नई का जो बंदरगाह है सबसे पुराना है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई वाला, चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई वाला जो बंदरगाह है सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है, ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़े बहुत फैक्ट हैं, आप याद रख लीजिए। बिल्कुल निर्यात किया जाता है। हाँ, यहाँ से जो आपने देखा ना लोहा, मैंने जब खनिज वाला शायद अभी नहीं पढ़ाया, खनिज वाला मैंने आपको मैपिंग उसमें बताऊंगा। खनिज वगैरह यह छोटा नागपुर का पठार है, पठार वाला तो मैंने आपको बता दिया है। वहां से खनिज वगैरह निकलते हैं तो वो पारादीप बंदरगाह के जरिए से ही जापान को भेजे जाते हैं। जैसे मान के चलिए आपके देश में बड़ी बड़ी विदेशों की जो कंपनियां हैं, गाड़ियां हैं, जैसे कि BMW, जैसे कि पता नहीं कौन कौन सी हैं, बहुत महंगी महंगी जो गाड़ियां हैं, विदेशी गाड़ियां हैं, उनको विदेश से कैसे लाया जाता होगा, क्या आप जानते हो? हेलीकॉप्टर के जरिए से लाया जाता होगा या सर पे लग के लाया जाता होगा? आप कहोगे सर हमें नहीं पता। भाई साहब, पानी के जहाज के जरिए से, पानी के जहाज में उनको लेकर आया जाता है। और एक एक जहाज, एक एक गांव, दो दो गांव की बराबर बड़े होते हैं। मान के चलिए हजारों कार आ जाती हैं उसमें रखने के लिए, हजारों कार। तो ये जो व्यापार है वो बड़े बड़े हमारे समुद्री जहाजों के जरिए से देखने को हमें मिलता है। वेरी नाइस सर, धन्यवाद बेटा।
बिल्कुल बिल्कुल। ऋषभ गुप्ता इंग्लिश में थोड़ा समझाइए। बेटा हम हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में कैसे समझा दें, वरना हिंदी मीडियम के बच्चे भाग जाएंगे, इसलिए इंग्लिश में हम नहीं बोल सकते। सर तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। ये रहा, ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु राज्य में है तूतीकोरिन बंदरगाह। हाँ सर ये पेपर में आएगा भी, हाँ बिल्कुल आएगा। हाँ बरमुडा ट्रायंगल के बारे में भी बता देंगे। उसके बाद पड़ता है ये कोलकाता बंदरगाह। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। और उसकी सहायता करने के लिए एक छोटा बंदरगाह बना दिया गया है जिसको हल्दिया बंदरगाह के नाम से जानते हैं। जैसे कोलकाता बंदरगाह और आपके मुंबई बंदरगाह, ये बहुत बड़े बड़े बंदरगाह हैं। अब बड़े बंदरगाह के लिए एक एक सहायता के लिए एक छोटे छोटे बंदरगाह बना दिए हैं। जैसे यहाँ हल्दिया को बना दिया गया है और यहाँ पर नेहरू बंदरगाह को बना दिया गया है, ताकि इन बंदरगाहों के ऊपर जो बड़े बंदरगाह हैं ज्यादा लोड देखने को ना मिले। कोई बात नहीं। हाँ समुद्र के जरिए से, ठीक। हाँ समुद्र के जरिए से ही व्यापार होता है। देखिए आपसे ये पूछे कि पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भी मुंबई बंदरगाह है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, फिर भी वो मुंबई बंदरगाह है। और अगर पूर्वी घाट का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो कोलकाता बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा आप लोग। हल्दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन सा बंदरगाह है, नाम है प्रेजेंट में? बेटा अभी अंशु यादव हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो कांडला बंदरगाह है ना, जो गुजरात में पड़ता है, कांडला, इसी का नाम है। इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। पहले इसका नाम कांडला बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन इसका वर्तमान में जो नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, कच्छ की खाड़ी की तरफ। हाँ ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ चुके होगे आप। अब कुछ बंदरगाहों की विशेषता जान लीजिए। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का, ठीक। उसके बाद देखोगे विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह भारत का। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना और आर्टिफिशियल बंदरगाह यानी कि कृत्रिम बंदरगाह है। इसके बारे में थोड़ा याद रख लीजिएगा। आईपीएस सर आप आजकल मन से हमको नहीं बता रहे हैं। मुझे तो लगता है बेटा मास्टर तो आपको मन से पढ़ा रहा है, लेकिन आजकल आपका ही मन कहीं भटका हुआ है। आप ही सही से नहीं समझ पा रहे हो, अदरवाइज सारे बच्चों की समझ में आ रहा है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। सर पारादीप में कहा, उस अपार्ट कहा होता, मतलब समझ में नहीं आया बेटा राहुल यादव, क्या कहा आपने? दोबारा पूछिए बेटा, क्या पूछना चाहते हो? बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बता देंगे, क्यों परेशान हो? सर खांस क्यों रहे हैं? अरे खांसी अभी हमारी सही नहीं है ना पूरी तरीके से। मौसम ठंडा वगैरह हो जाता है। दीपक कुमार गुड आफ्टरनून सर। हाँ बिल्कुल, मन से नहीं पढ़ पा रहे हैं आईपीएस। ठीक, तो ये थोड़े बंदरगाह के बारे में हमने आपको जानकारी दी। सर हर दिन 1 बजे क्लास होगी? नहीं प्रिंस कुमार, आज बारिश की वजह से क्लास 1 बजे हुई है। काफी तेज बारिश हो रही है यार बाहर। अब मेरा घर दूर है यहाँ से यार, अब मैं भीग भीग जाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा दोबारा से। अभी कुछ दिन पहले ही तो बीमार हुआ था मैं, और अगर भीग गया तो फिर बीमार हो जाऊंगा। ताकत ही नहीं बचेगी शरीर में, पढ़ाऊंगा कैसे? इसलिए 1 घंटे लेट कर दी हमने क्लास। उसमें क्या दिक्कत है? ठीक, चलिए थोड़ा ये तो देख लिया, अब अलग अलग करके देख लेते हैं पश्चिमी घाट का या पूर्वी घाट का। देखिए ये पश्चिमी घाट के बंदरगाहों को, यानी ये पश्चिमी घाट है, आपका ध्यान रखिए। ये कौन सा है? पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं। चलिए एक बार रिकॉल कर लीजिए, आप जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए ये कौन सा बंदरगाह है? जल्दी से बताइए ये कौन सा बंदरगाह है ऊपर वाला? बताइए ये वाला कौन सा बंदरगाह है, ये वाला? इसको बताइए, रिवीजन करते हैं जल्दी से। पाता जी हेलो सर, बिल्कुल हेलो बेटा। बताइए ये वाला कौन सा बंदरगाह है? ये वाला।
हाँ, डेली टाइमिंग 12 बजे बिल्कुल। सर आज बहुत गर्मी है। हाँ, आपकी तरफ भी बारिश होगी, यहाँ तो सुबह से ही पड़ रही है। हाँ, कांडला बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला कौन सा है? कांडला या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो गुजरात में देखने को मिलेगा। ये वाला कौन सा है? जल्दी से बताइए। ये वाला, ये वाला बंदरगाह कौन सा है जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इस पेन को? हाँ हाँ, कांडला बंदरगाह है, ऊपर सबसे ऊपर कांडला बंदरगाह, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हाँ, ये वाला बताइए अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुंबई, वेरी गुड। मुंबई बंदरगाह की क्या खासियत है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। ठीक। हाँ, पंडित नेहरू नहीं है बेटा, ये मुंबई बंदरगाह है। नीचे वाला है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये वाला। ये दोनों के दोनों बंदरगाह मुंबई में है। अब आप ये कहोगे सर, एक जगह दो बंदरगाह बनाने का क्या कारण था? एक ही शहर में दो बंदरगाह बनाने का क्या कारण था? देखिए बेटा, भारत का जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई जिसको कहा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बंदरगाह है। अब इतना काम देख नहीं सकता एक बंदरगाह, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको सपोर्ट करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया, ध्यान रखिए। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सपोर्ट करने के लिए है, जो मुंबई बंदरगाह है उसका सपोर्ट करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दिया गया है। ये वाला बताइए, ये वाला कौन सा बंदरगाह है? ये वाला, ये कहां पड़ता है? गोवा में। मारमा गांव इसको बोलते हैं, मारमा गांव करके बंदरगाह है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुंबई। सर बंदरगाह का क्या अर्थ है? राहुल यादव जब से कहां थे? ये वाला है मारमा गांव बंदरगाह, जो गोवा में पड़ता है। ठीक। उसके नीचे आइए, मंगलौर। ये कौन सा है? मंगलौर, बैंगलोर नहीं, मंगलौर। बैंगलोर मत समझ लेना, ये मत सोच लेना सर गलत बोल रहे हैं, गलत नहीं, मंगलौर जगह है एक। मंगलौर, ये कौन सा है? मंगलौर। और मंगलौर बंदरगाह कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। मारमगांव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मारमगांव, हाँ। ये कौन सा है यहाँ पर? मैंगलोर, जो कि कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कर्नाटक में देखने को मिलेगा, गोवा में देखने को मिलेगा, मुंबई में देखने को मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा। राज्य को भी मैं दिखाते जा रहा हूं। हाँ, मंगलौर। नीचे आइए, ये कौन सा है? कोचीन। सबसे नीचे आइए, पश्चिमी तट पर सबसे नीचे आइए, कौन सा है बेटा? कोचीन। कोचीन बंदरगाह। ये कोचीन कहां पड़ता है? कोच्चि कहां पड़ती है? केरल में। मसालों की रानी, इलायची है, मसालों का शहर केरल। मतलब केरल में बहुत मसालों का व्यापार होता है। मंगलौर कर्नाटक, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंगलोर कर्नाटक, बहुत अच्छे। मैंगलोर कर्नाटक, बहुत अच्छे। मैंने दिखा भी दिया है आपको अलग। ठीक है। ये कौन सा हुआ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अर्थात कांडला बंदरगाह। नीचे वाला मुंबई बंदरगाह, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये दोनों ही मुंबई में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मार्मोगांव बंदरगाह गोवा में, उसके बाद मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में, उसके बाद कोची बंदरगाह केरल राज्य में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे। राहुल यादव सर, बंदरगाह का क्या मतलब है? बंदरगाह बेटा एक ऐसा स्थान होता है जहां पर पानी के जहाज आके रुकते हैं, सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए। उस जगह को बंदरगाह के नाम से जानते हैं। कोचीन केरल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ये हमने कितने पढ़े? हमने बताया था कि सर पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह हैं। तो जरा गिनते हैं, 6 हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारी बात सत्य है। पश्चिमी तट पर 6 बड़े बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, ये पश्चिमी तट के बारे में हमने सीख लिया, कितने बंदरगाह है? 6। अब आते हैं हम, अब आते हैं हम बेटा, अब आते हैं हम पूर्वी तट के बारे में। अब आते हैं पूर्वी तट पर, आते हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं। हाँ, अब आते हैं हम कहां पर? पूर्वी तट पर। इधर कितने बंदरगाह हैं?
6, तो बेटा इधर भी 6 हैं, ध्यान रखना। चलिए गिनते हैं कौन कौन से हैं, चलिए गिनते हैं। सबसे नीचे देखिए ये तमिलनाडु है, यहां राज्य कौन सा पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बंदरगाह पड़ता है एक आपका तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह कौन सा? तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद यहां पर पड़ता है आपका, उसके बाद पड़ता है एक चेन्नई बंदरगाह और एक एन्नौर बंदरगाह। एक चेन्नई बंदरगाह और एक एन्नौर बंदरगाह। अब कहोगे सर यहां पर दो कैसे हो गए, चेन्नई में दो कैसे हो गए, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। एन्नौर बंदरगाह और हमारा चेन्नई बंदरगाह हो जाते हैं बेटा, कभी कभार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, ये दोनों बंदरगाह चेन्नई में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं ऊपर की तरफ, विशाखापत्तनम। ये कहां पड़ता है बेटा? आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम का बंदरगाह, जो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। आपको कोरोना हो गया है सर, प्लीज इलाज कराइए। अरे कैसी कैसी बातें बोलते हो अमन सिंह। स्थान बता दो सर, बता तो दिया बेटा, ये आंध्र प्रदेश में है। हाँ, सबसे गहरा बंदरगाह आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश वाला ही, यानी विशाखापत्तनम वाला ही सबसे गहरा बंदरगाह है। अब थोड़ा और आगे देखोगे, पारादीप। ये कौन सा है? पारादीप बंदरगाह, जो कहां पर मिलेगा आपको बेटा? उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा। उड़ीसा राज्य में आपको पारादीप बंदरगाह देखने को मिल जाएगा। काफी जबरदस्त तरीके से ध्यान रखिए। एक बार मैं बहुत समय पहले परीक्षा देने गया था जूनियर इंजीनियर की। मेट्रो में एक पोस्ट होती है जूनियर इंजीनियर की, तो मैं उसमें एक परीक्षा देने गया था। तो देखिए क्या हुआ, परीक्षा देने के लिए मैं गया था, दिल्ली में था सेंटर वो, और ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। तो पता है उसमें क्या पूछा गया? इस पारादीप बंदरगाह के बारे में ही पूछ लिया गया मुझसे, यानी कि 1 नंबर का प्रश्न मेरा आसानी से बन गया। पूछा गया था पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? और आप यकीन नहीं मानोगे, 1 घंटे पहले ही मैंने पढ़ के किताब को बंद करके बैग में रख दिया था, और इसी को पढ़ लिया था मैंने गलती से। उस समय मुझे याद नहीं था, लेकिन मैं ऐसे किताब खोल के बैठा था 1 घंटा पहले, रिवीजन कर रहा था, क्योंकि आपको पता है मन नहीं मानता, ऐसा लगता है और पढ़ लिया जाए और पढ़ लिया जाए पेपर से। तो जब मैं सेंटर पर पहुंचा, सेंटर पर मेरे पास किताब रखी थी, तो मैं ऐसे ही किताब खोल को पलट के देख रहा था, किताब को खोल के, लेकिन अचानक से मेरा ध्यान इस पारादीप बंदरगाह पर पड़ गया। उस समय मैंने इसको पढ़ लिया, और मुझे क्या पता था 1 घंटे बाद जो एग्जाम आएगा उसमें यही पूछ लिया जाएगा। तो उसी समय मुझे पता पड़ा ये पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। देखिए कितनी अच्छी बात हुई। सर आप पास हो गए थे, हाँ पास हो गया था, लेकिन मेडिकल मेरा खराब है, आंखें खराब है मेरी। खराब मतलब 6/6 की नहीं है। कई परीक्षाओं में मैं पास होने के बाद, कई टेस्ट पास करने के बाद, जहां आंखों की, आप जानते हो मेट्रो वगैरह में, रेलवे वगैरह में आंखों की अच्छी आवश्यकता पड़ती है, दिक्कत ना हो आंखों में, लेकिन मेरी आंखें ही दिक्कत कर जाती है, इसलिए मेडिकल से मुझे निकाल दिया जाता है। माइनस मार्किंग क्या होती है जी, ये बता देंगे बेटा? हाँ हाँ, 1 नंबर लूट लिया। हाँ, 1 नंबर लूट लिया मैंने। बहुत किस्से हैं ऐसे मेरे साथ हुए हैं कि एग्जाम से 1 दिन पहले जो मैंने चीज पढ़ी, या 1-2 घंटे पहले चीज पढ़ी, वो ऐसी की ऐसे ही फंस गई एग्जाम में आगे। बहुत किस्से हैं मेरे साथ, बहुत बार ऐसा हुआ है। और मैं पढ़ते पढ़ते मर गया, पूरे साल पढ़ते पढ़ते मर गया, उसको एग्जामर ने नहीं पूछा, और 1 घंटे पहले जो चीज पढ़ी थी उसी को पूछ लिया। फायदा हो जाता है कभी कभार। ठीक, तो ये होगा। अब पड़ता है आपका कोलकाता बंदरगाह। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। नाम से ही आप समझ रहे हो ये कहां पर होगा? कोलकाता में ही होगा। कोलकाता में ही होगा। इसका कलकत्ता, पहले नाम क्या था? कलकत्ता नाम था। चेन्नई का पहले नाम क्या था? मद्रास। मद्रास के नाम से जानते थे चेन्नई को। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास, कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता, मुंबई का पुराना नाम बम्बई। पहले उसको हम बम्बई बोलते थे। आज भी गांव में देखोगे ना, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो चेन्नई नहीं जानते थे, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई ऐसे करके वो बोलते हैं। वो पुराने नाम है हमारे शहरों के।
हाँ, तो ये पूर्वी तट का सबसे बड़ा कौन सा है? कोलकाता है, ध्यान रखिएगा। तो कितने हो गए, गिन लेते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6, 6 ये और 6 ये। सर 12 ही पढ़ाए हैं अभी तक आपने, एक कहाँ गया? ये देखिए पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अंडमान एंड निकोबार में एक बंदरगाह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में। हाँ, पहले ये इंडिया की राजधानी थी, कौन सी? कोलकाता। कोलकाता यानी कि इसको कलकत्ता के नाम से हम लोग जानते थे। अंग्रेजों ने भारत की जो राजधानी बना रखी थी, उसको कोलकाता को ही बनाया था। किसको बनाया था? कोलकाता। आज भी आप कलकत्ता में चले जाइए, बहुत बड़ी-बड़ी चीजें जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हैं, आज भी कोलकाता में देखने को मिलेगा। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, तो सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था उन्होंने? भारत के किस राज्य को जीता था? बंगाल को। बंगाल से जीत की शुरुआत की थी उन्होंने। बंगाल होते हुए, मद्रास होते हुए, मैसूर होते हुए, जो आजकल कर्नाटका का क्षेत्र है, पंजाब वगैरह, अवध वगैरह, इन सबको जीतते गए और सबको अपने राज्य में मिला लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने कहां पर शासन किया, कहां पर शासन हड़पा? बंगाल में। आपने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों की जो विजय की शुरुआत हुई थी, वो प्लासी के युद्ध अर्थात 1757 में जो प्लासी का युद्ध था। प्लासी कहां पर पड़ता है बेटा? बंगाल में ही पड़ता है, आज के पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। और उसके बाद हुआ था बक्सर का युद्ध। पहले ये बिहार बिहार सब मिला के बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, बिहार राज्य कोई अलग राज्य नहीं था। उड़ीसा, बिहार और थोड़ा बहुत असम का हिस्सा, ये बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो अंग्रेजों ने सबसे शुरुआत पहले प्लासी का युद्ध, याद करिए जून का वो महीना, सन 1757। बंगाल के साथ क्या हुआ था? बंगाल के जो नवाब थे उनके साथ, यानी कि सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा। और इधर अंग्रेज क्या? अंग्रेज। प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने बंगाल को हड़प लिया था। अंग्रेजों ने बंगाल को हड़प लिया था। हड़पने का मतलब बंगाल पर शासन कर लिया था। उसके बाद नंबर आता है मैसूर का। उसके बाद नंबर आता है मैसूर का, जो कर्नाटका वगैरह का क्षेत्र है, इसको पहले मैसूर के नाम से जानते थे हम लोग। आप याद करिए टीपू सुल्तान का नाम, आप याद करिए हैदर अली का नाम। ये दोनों बाप बेटे थे। कौन थे? बाप बेटे थे। हैदर अली, हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान। बोला जाता है एंग्लो एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। 4 युद्ध हुए थे। सर बक्सर में मेरी बुआ रहती हैं, हाँ बिल्कुल। एन्नौर व हल्दिया कहां पर है? हल्दिया भी इस कोलकाता का सपोर्ट करने के लिए बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह नहीं है हल्दिया, छोटा ही बंदरगाह है। एन्नौर चेन्नई में पड़ता है बेटा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यदि आपको पता होगा, कलकत्ता से राजधानी जिसको कोलकाता बोला जाता है, कहां पर शिफ्ट कर दी गई थी? दिल्ली में। कहां पर शिफ्ट कर दी गई थी? दिल्ली में। और कब? 1911। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? दिल्ली दरबार। पहले जो अंग्रेज का जो ब्रिटेन का जो राजा महाराजा होता था, वो भारत घूमने के लिए आता था, उसको दिल्ली दरबार बोलते हैं। तो जॉर्ज पंचम उस समय ब्रिटेन के राजा थे। जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आते हैं, भारत को घूमने के लिए आते हैं। तो उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक आयोजन हुआ, जिसको दिल्ली दरबार के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी दिल्ली दरबार में यह घोषणा की गई कि जो भारत की राजधानी है, कलकत्ता से हटा के यहां पर ट्रांसफर की जाए, दिल्ली में ट्रांसफर की जाए। तभी से भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दी गई। लगभग 110 साल हो गए भारत की राजधानी बने हुए दिल्ली को, ध्यान रखिए। तो बहुत सारे हैं अंग्रेजों के कारनामे, कुछ कम नहीं है अंग्रेजों के कारनामे। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में, ध्यान रखना आप। कहीं कहीं 1912 भी लिखा रहता है, तो दोनों ठीक है। हाँ, रविंद्रनाथ ने राष्ट्रीय गान गाया था, बिल्कुल। उस समय राष्ट्रीय गान नहीं था वो। हाँ हाँ बताएंगे। उस समय
राष्ट्रगान नहीं था। उसकी भी कहानी सुन ले, हुआ क्या था बेटा 1911 में। कब? 1911 में जब जॉर्ज पंचम आते हैं भारत, जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा आपने, अवश्य सुना होगा। राष्ट्रगान के लिए जाने जाते हैं, राष्ट्रगान लिखा है उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऐसा आपने देखा होगा। देखिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के एक मित्र रहते थे इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में जो मित्र रहते थे, तो उनके मित्र ने कहा था कि भाई साहब, हमारे राजा यानी ब्रिटेन के राजा आपके देश में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो उनका स्वागत आप कैसे करोगे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, अच्छा ऐसी बात है, आपके राजा हमारे देश में आ रहे हैं। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, साहित्यकार, साहित्य लिखते थे, कविता वगैरह लिखते थे, तो उन्होंने कहा था अच्छा तो मैं कुछ करता हूं आपके राजा के स्वागत के लिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा जिसको आज आप राष्ट्रगान बोलते हो, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। इस गीत को लिखा उन्होंने। अब लिख तो दिया, अब जॉर्ज पंचम आते हैं, दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, जॉर्ज पंचम का जो है स्वागत किया जाता है, बुलाया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं बाकायदा, और रविन्द्रनाथ टैगोर उनके स्वागत में इस गीत को गाते हैं। उस समय हमारा ये क्या था, राष्ट्रगान नहीं हुआ करता था, ये ऐसे ही एक गाना था, राष्ट्रगान नहीं था हमारा। आप ये मत सोचना उस समय राष्ट्रगान था। इसको राष्ट्रगान कब बनाया गया, 24 जनवरी 1950 में, यानी बहुत बाद में जाके। तो जॉर्ज पंचम के लिए गाना गाया जाता है। अब आप इसका अर्थ नहीं जानते होंगे, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, आप इतने बड़े हो गए, 10वीं में पढ़ते हो, लेकिन इस गाने का, इस गीत का आप मतलब नहीं समझते कि इसका मतलब क्या है। मैं समझाता हूं आज आपको इसका मतलब, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको उनके सामने क्यों गाया था, जरा समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, अंशिका शुक्ला, उन्होंने कहा था जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, अर्थात भारत के हर एक व्यक्ति के दिलों पर राज करने वाले, भारत के भाग्य विधाता हो आप। कौन? जॉर्ज पंचम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। पंजाब सिंध यानी पंजाब, सिंध मतलब जो पाकिस्तान में चला गया है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, गुजरात मतलब गुजरात, मराठा मतलब मुंबई, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, द्राविड़ का मतलब साउथ का एरिया, उत्कल का मतलब उड़ीसा, सभी के भाग्य विधाता हो, भारत के भाग्य विधाता हो आप, भारत के हर एक जनता के दिलों पर राज करने वाले हो आप। कौन? जॉर्ज पंचम। तो राजा साहब बड़े खुश हुए कि वाह वाह वाह, मजा आ गया, मेरे लिए, मेरे स्वागत के लिए इतना अच्छा गाना गाया गया, मेरा तो नाम इतना है भारत में, मैं हर एक दिलों पर राज करता हूं। तो खुश हुए, मोगेम्बो खुश हुआ, देखा है फिल्मों में मोगेम्बो खुश हुआ, तो ऐसे ही जॉर्ज पंचम खुश हुए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ वो चले गए वापस, राजधानी की घोषणा कर दी कि कलकत्ता से हटा के यहां दिल्ली में बना दी जाए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गीतांजलि, आपने पढ़ा होगा, गीतांजलि की रचना की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार आरोप लगाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर, कुछ इतिहासकार, क्योंकि इतिहासकार तो करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, कि 1913 में उनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार किसकी सिफारिश से मिला? जॉर्ज पंचम ने जाके वहां पर सिफारिश की थी कि उन्होंने मेरे स्वागत के लिए इतना अच्छा गाना गाया, मुझे इतना बड़ा व्यक्ति बना दिया भारत के संदर्भ में, भारत का भाग्य विधाता बना दिया, तो चलिए इनका नाम सिफारिश कर दी जाए इनकी, कि इनको नोबेल प्राइज दे दिया जाए। साहित्य में मिलता है कि नहीं नोबेल प्राइज? ऐसा आरोप लगाया जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो साहित्य में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था, वो सिफारिश जॉर्ज पंचम ने जाके की थी, ऐसा माना जाता है। और क्यों की थी? क्योंकि उनको वो उनके स्वागत के लिए गाना अच्छा गाया, उनको अच्छा लगा, खुश कर दिया उनको, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन ये तथ्य नहीं अभी हमारे पास हुए हैं, सिर्फ ये बात ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि रविन्द्रनाथ टैगोर का और उनके दोस्त जो ब्रिटेन में रहते थे, उनका एक लेटर प्राप्त हुआ है, और उस लेटर में ये बातें लिखी हुई हैं, उसी के आधार पर इतिहासकार बताते हैं। लेकिन वो लेटर कहां है, कहां नहीं है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता।
हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास वो लेटर ना है और ना ही उस लेटर का इतिहास में कोई जिक्र किया गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप इस कलकत्ता यानी कोलकाता क्या कहानी समझ गए होंगे। वो पुरानी राजधानी है अपनी, दिल्ली तो अभी 110 साल पहले से आई है। पुरानी राजधानी कोलकाता। और भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई, जिसको पहले बंबई के नाम से जाना जाता था। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसको बंबई के नाम से पहले जाना जाता था। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को, ध्यान रखना। तो ये बंदरगाह की जो क्लास थी हमारी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सर आप चैट पर ध्यान दीजिए, बेटा दे तो रहा हूं चैट पर ध्यान। तो ये था बेटा थोड़ा जाज पंचम की कहानी जो हमने आपको बताई। और हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं इसको, राजधानी कैसे बनी कैसे नहीं बनी कोलकाता से दिल्ली। तो ये थे भारत के बंदरगाह, जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं बड़े बड़े। 200 बंदरगाह हैं छोटे छोटे। अब 200 बंदरगाह का नाम याद रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है, तो उनको छोड़ दीजिए। ये मैन ही मैन आप याद कर लीजिए। सर बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बता दीजिए। अभी बेटा मेरे पास विश्व का मानचित्र नहीं है। विश्व का मानचित्र जिस दिन लगेगा आप उस दिन मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं आपको उस दिन बता दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, तो ये बंदरगाह के बारे में थोड़ी हमारी जानकारी थी, जो हमने सब चीज आपको बंदरगाह के बारे में बता दी। ध्यान रखिएगा बंदरगाह उन्हीं राज्यों में होंगे जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती होगी। अब कोई पूछे आपसे कि बताइए बेटा अपने उत्तर प्रदेश में कितने बंदरगाह हैं, पूछ सकता है ना कोई बेवकूफ बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए। सोचे इस बच्चे का टेस्ट ले लूं ये जानता है कि नहीं, तो आंख बंद करके मत लगा देना कि उत्तर प्रदेश में 2-4 बंदरगाह होंगे, तो एक आध का तो नाम ले ही देता हूं, समझ जाएगा व्यक्ति। पंजाब में 2-4 बंदरगाह होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन राज्यों की सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती। ध्यान रखिए इसको। सर कमेंट्स देखो बेटा, कमेंट्स ही तो देख रहा हूं। सर मैप बनना सिखा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, और देखिए और कुछ चीजें बता दूं मैं आपको यहां पर। जैसे आपने कभी कभार सुना होगा, भारत के तटों के बारे में सुना होगा, किस तट को किस नाम से जाना जाता है, किस तट को किस नाम से जाना जाता है, ये भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। किस तट को किस नाम से जाना जाता है इसमें बताऊंगा, इसमें सही से होगा। हाँ ये वाला, यहां पर देखिए। जैसे मालाबार तट कौन सा है सर, कोरोमंडल तट कौन सा है सर, ये हम भूल जाते हैं। और ये हमारे इतिहास या भूगोल में काफी इनका नाम लिया जाता है बार बार, तो समझ लीजिए जरा कौन सा है। मालाबार तट किसको कहते हैं, कोंकण तट किसको कहते हैं, कन्नड़ तट किसको कहते हैं। देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये तटों के नाम बता रहा हूं, कौन से वाले तट को किस नाम से जाना जाता है। ये बेटा ये गुजरात वाला हिस्सा है ना, ये गुजरात वाला ये वाला, क्योंकि ये सारा का सारा तट है, समुद्र से लगता हुआ है। इसको बोलते हैं कठियावाड़, कठियावाड़ का तट। इसका कठियावाड़ का तट बोला जाता है। जो गुजरात का तट है पूरा का पूरा तट है, इसको कठियावाड़ा तट के नाम से हम लोग जानते हैं। हो सकता है ऐसे भी पूछ ले कि बताइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय या आपका कांडला बंदरगाह है वो किस तट पर स्थित है, तो क्या आएगा, कठियावाड़ा तट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखोगे, उसके बाद देखोगे बेटा, उसके बाद फिर पड़ता है कोंकण तट। कौन सा, कोंकण तट। कोंकण तट नाम से ही समझ रहे होंगे आप, कोंकण तट। कोंकण मतलब गुजरात से लेके मुंबई तक, यहाँ क्या है, सॉरी गुजरात से लेके मुंबई तक, मुंबई से लेके गोवा तक का, मुंबई से लेके गोवा तक का हिस्सा क्या कहलाता है, कोंकण तट। कोंकण मतलब पड़ता है आपका गोवा में, तो क्या, कोंकण तट।
उसके बाद देखोगे एक तट और देखने को मिलेगा, कन्नड़ तट। कौन सा? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट कहां मिलता है? जो कर्नाटक वाला हिस्सा है ना, जो समुद्र के साथ लगा हुआ है, उसको कन्नड़ तट के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सा? कन्नड़ तट के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद नीचे देखोगे, नीचे देखोगे ये केरल वाला, केरल वाला इसको बोलते हैं बेटा हम मालाबार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मालाबार तट। मालाबार तट क्या होता है? ये केरल वाला तट है, ये वाला, इसको हम मालाबार तट के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, कोंकण तक, बिल्कुल, कन्नड़, कन्नड़, बहुत अच्छे, ठीक। उसके बाद इधर देखोगे, यहां पर ये तमिलनाडु वाला पड़ता है। कौन सा पड़ता है? तमिलनाडु वाला पड़ता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं हम लोग। कोरोमंडल, कोरोमंडल तट के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? ये जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है, जो तटीय इलाका है, इसको कोरोमंडल तट के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखोगे, उसके बाद यहां पर देखोगे, यहां पर ये सारा का सारा उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तटीय के नाम से जानते हैं हम इसको, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट के नाम से हम लोग जानते हैं। जहां पर ये उड़ीसा वाला है, इसको उत्कल तट भी बोल देते हैं, मतलब अगर इससे हिस्से करें तो उसके उत्कल तट भी बोल देते हैं। पर आप इतना याद रखिए, इसको उत्तरी सरकार तट के नाम से हम लोग जानते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा तटों के बारे में थी हमारी जानकारी, आपको मिल गई होगी। ठीक है बच्चों, बताइए यहाँ तक किसी भी हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे जल्दी पूछ सकता है, क्योंकि अब हम क्लास खत्म करने वाले हैं। कोई दिक्कत शायद आपको होनी नहीं चाहिए। हाँ, उत्तरी सरकार तट, वेरी गुड। पूरब में उत्तरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सब कुछ हम मैपिंग के जरिए से आपको दिखा दिखा के पढ़ा रहे हैं, रटा नहीं रहे हैं आपको। आपको लिखने के लिए नहीं कह रहे, बस मैप देखिए और अपने दिमाग को फोकस कीजिए मैप पर, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगे। हमने पठार वाला कल आपको पढ़ाया था, पर्वत वाला पढ़ाया था, कितने अच्छे से समझा दिया था कौन सा पठार कहां पर है। तो बताइए इसमें अब रटने की क्या आवश्यकता हुई आपको? तो ठीक है बेटा, अब हमारी यहाँ क्लास समाप्त होती है। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, यानी कल, किसी नई सीरीज, मतलब किसी नए टॉपिक के साथ। भारत की जो मैपिंग चल रही है, किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल ऐसे ही सारी सीरीज को आप देखते रहिए और मैप्स की नॉलेज बढ़ाते रहिए, ताकि आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।